नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की ई पहल का शुभारंभ किया और फास्टा संस्करण 2.0 का भी लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान वो आधारशिला है जिस पर राष्ट्र खड़ा है और हर साल नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने आज मनाए जा रहे संविधान दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना करने वाले शाहजहांपुर के रामचंद्र जी महाराज की 125वीं जयंती पर एक स्मारक पट्टिका का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के तूप्रान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने निजाम शाही को आगे बढ़ाया। पीएम ने कहा कि भारत आर्थिक, सांस्कृतिक सहित कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति कर रहा है। उन्होंने अपनी विरासत को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विकसित बनाने के प्रयास 4 अमृत स्तंभों नारी शक्ति, युवा शक्ति, श्रम शक्ति और उद्यम शक्ति पर निर्भर होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की सफलता की सराहना की। उन्होंने पेटेंट आवेदन में आई बढ़ोतरी, कौशल विकास क्षेत्र में उन्नति और डिजिटल क्रांति को भारत की प्रगति में सहयोगी बताया। मुंबई आतंकवादी हमले की 15वीं बरसी के मौके पर मुंबई में राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीद स्मारक पर वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन हुए मुंबई हमले की 15वीं बरसी पर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सुरंग में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। सिलक्यारा सुरंग के भीतर बचाव दल के सदस्यों के लिए सुरक्षा छतरी बनाई जा रही है। साथ ही स्टील को काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन मंगाई गई है। जब श्रमिक बाहर आएंगे तो उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने की भी पूरी तैयारी है। उन्हें ऋषिकेश में एम्स ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। गंभीर स्थिति में पाए जाने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राहत और बचाव कार्यों पर नजर रख रहे हैं। उनकी रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर भ्रमण के दौरान सिलक्यारा टनल में फंसे छिनीगोट निवासी पुष्कर सिंह एरी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा 2 दिवसीय ईरान की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे अपने समकक्ष डॉक्टर अली बखेरी कानी के साथ मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और नए समीकरण और रणनीति बनाने के लिए पटना में भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। देश के महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में आज बारिश हुई है, जहां बारिश के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज और कल तेज बारिश का अनुमान जताया। बैंकॉक में चल रहे विश्व हिंदू कांग्रेस के समापन समारोह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन विश्व भर में चुनौतियों का सामना कर रहे हिंदुओं को विचार करने का मंच प्रदान करता है। वाराणसी में कल राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी 10 दिसंबर तक चलेगी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक कुछ क्षेत्रों में अब भी गंभीर श्रेणी में है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी के कई इलाकों में 400 के पार AQI दर्ज किया गया।
निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के तारक रामा राव को नोटिस जारी कर सरकारी परिसर टी वर्क्स में सभा करने के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। ओडिशा के कालाहांडी के बीजेपुर और मालीजू बांग पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, महिलाओं ने किया यात्रा रथ का स्वागत। ओडिशा के गजपति जिले में काशीनगर ब्लॉक के अंतर्गत खारदा और हदुभांगी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में जुटे लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। पंजाब के मोहाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव मानकपुर कल्लर में विभिन्न विभागों द्वारा शिविर का आयोजन, मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों ने सरकारी सेवाओं के संबंध में अपने सफल अनुभव साझा किए। उत्तराखंड में प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी को उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं। भारत और नेपाल के सशस्त्र बलों का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आज दूसरा दिन है। ये संयुक्त अभ्यास 7 दिसंबर तक चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने सुपरटेक और उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीएलएफ के गुड़गांव कार्यालय की तलाशी ली। ईडी ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी में की गई एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया है, जिसमें सुपरटेक, उसके निदेशकों और प्रमोटरों पर घर खरीदारों को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर लार्ज कॉमन एक्सपोजर के केंद्रीय भंडार के निर्माण से संबंधित कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया। इसके साथ ही सिटी बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में बढ़ती सांस संबंधी बीमारी को देखते हुए एहतियातन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। राज्यों को कोविड-19 के दौरान निगरानी करने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। पूरी स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय की पैनी नजर है। फिलहाल भारत में कोई चिंताजनक या घबराने की स्थिति नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज गुरुग्राम जीडी गोयनका विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और उपाधि पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अहम है। आज भारत के कई सर्वोच्च पदों पर महिलाएं आसीन हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए आज पूर्व मध्य रेल दानापुर मंडल द्वारा पटना जंक्शन पर कार्यक्रम की लाइव स्क्रीनिंग की गई। मौके पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देशवासियों के लिए ये प्रेरणादायी कार्यक्रम है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल अभियान की जमकर तारीफ भी की। प्रदूषण मुक्त वाराणसी के लिए रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन की स्थापना केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। स्टेशन का उद्घाटन। यह विश्व में अपनी प्रकार का पहला प्रयास है। इसकी क्षमता 4000 किलोग्राम प्रतिदिन है, जो प्रतिदिन 300 से 400 नौकाओं के लिए पर्याप्त है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस अस्थायी अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन को तबाह कर रखा था। प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में अधिकतर छोटी से छोटी घटनाओं पर सजग नजर आते हैं। ऐसा ही एक वाकया तेलंगाना के निर्मल में चुनावी जनसभा के दौरान सामने आया, जब एक छोटी सी बच्ची पर प्रधानमंत्री की नजर गई, जो कि भारत माता के परिधान में पहुंची थी। पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि नई सहकारिता नीति 2023 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति समिति के चेयरमैन सुरेश प्रभु ने कहा कि केंद्र प्रस्तावित नीति में शामिल करने के लिए राज्यों के सुझावों पर विचार करने को तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने निवेश और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 4 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को मंजूरी दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में कठुआ जिले के बूढ़ी, जम्मू जिले के मेडिसिटी जम्मू, पुलवामा जिले के चंदगाम और लेलहार में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को मंजूरी। आसियान भारत मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम 2023 के तहत मलेशिया का दौरा करने पहुंचे भारतीय पत्रकारों से भारत के उच्चायुक्त BN रेड्डी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश दोनों की भारी संभावनाएं हैं।
कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत निश्चित रूप से शामिल नहीं था, जबकि ओटावा ने जांच पूरी होने से पहले ही नई दिल्ली को दोषी करार दिया है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में जीवित बचे सबसे कम उम्र के मोशे होत्सबर्ग के दादा ने इतने वर्षों तक उनके परिवार के दर्द को अपना दर्द मानने के लिए भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। यूएस में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत की रणनीतिक स्थिति उसे विभिन्न शक्ति समूहों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाती है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संभावित मध्यस्थ के रूप में प्रदर्शित करती है। शनिवार को कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खाद्य सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने अनाज निर्यात के लिए यूक्रेन को और वायु सुरक्षा देने की मांग की। यूरोप में सबसे लंबा और सबसे सक्रिय इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर फटा। विस्फोट शुक्रवार देर रात हुआ। इससे निकलने वाला लावा और राख कई किलोमीटर तक फैल गया। एटना ऑब्जर्वेटरी के राष्ट्रीय भूभौतिकी और ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान ने एक उड़ान चेतावनी जारी की है। हालांकि कैटेनिया में अंतर्राष्ट्रीय विंसेंजो बेलिनी हवाई अड्डा ज्वालामुखी गतिविधि से अप्रभावित रहा। पाकिस्तान के कराची में शनिवार को एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। आग पर काबू पाने और इमारत में मौजूद लगभग 42 लोगों को बचाने के लिए 12 फायर टेंडर और लगभग 50 अग्निशामकों को बुलाया गया। महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर मैड्रिड में हजारों लोगों ने पितृसत्ता में की हिंसा को समाप्त करने और सरकारों से सकारात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराते हुए मैड्रिड के सिटी हॉल के सामने फिलिस्तीनियों के समर्थन में भी प्रदर्शन किया। समानता मंत्रालय के अनुसार 2003 के बाद से स्पेन में लैंगिक हिंसा से मरने वालों की महिलाओं की जो संख्या है वो 1273 हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर इस मामले में रियल एस्टेट फर्म को बचाने के लिए 50 अरब रुपए और 57 एकड़ जमीन लेने का आरोप है। 26 सितंबर से रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद हैं इमरान खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को इमरान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गाजा पट्टी में 4 दिनों के संघर्ष विराम के दूसरे दिन हमास ने 13 इजरायली नागरिकों समेत कुल 17 बंधकों को रिहा किया। इन सभी बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। सभी बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपने के बाद इन्हें गाजा में मिस्र लाया गया। फिर मिस्र से भी रिहा हुए बंधक इजराइल पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को हमास ने 24 बंधकों को रिहा किया था, जिसमें 13 इजरायली नागरिक और 11 विदेशी नागरिक शामिल थे। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने ऐसे लोगों की पहचान की है जिनका संपत्ति पर बकाया 25 लाख रुपए से अधिक है। जल्द ही ऐसे कर चोरों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने ऐसे सभी संपत्ति मालिकों से पोर्टल के जरिए यूपीआईसी आईडी निकालने की अपील की है जिनका डेटा उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। बंदरगाहों पर आयातित तेलों का बेपड़ता कारोबार जारी रहने के बीच देश के तेल तिलहन बाजारों में मूंगफली तेल तिलहन को छोड़कर बाकी सभी तेल तिलहनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने प्राकृतिक गैस में बायोगैस को अनिवार्य रूप से मिलाने की घोषणा की है और ये बायोगैस नगरीय और कृषि कचरे से बनाई जाती है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक 40 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे जापान। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज सुबह टोक्यो पहुंचा। गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच गुजरात में आयोजित किया जाएगा। बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुश ने कहा है कि मार्च 2024 तक स्टॉक एक्सचेंजों पर शुरू होगा ट्रेडों का सेम डे सेटलमेंट। टाटा मोटर्स ने कहा है कि उसकी शाखा टाटा टेक्नोलॉजीज ने अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए 500 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की पेशकश की।
टाटा टेक्नोलॉजीज ने 22 नवंबर को 3042 करोड़ से अधिक का आईपीओ लॉन्च किया था, जो अंतिम दिन तक 69.4 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन में अपनी पूरी 2.46 फीसदी जो हिस्सेदारी है उसे 1371 करोड़ में बेच दिया है और इसमें बफे को प्रति शेयर 31% का घाटा हुआ है। एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स को इस साल के अंत तक करीब $7.5 करोड़ का नुकसान हो सकता है। दरअसल यह नुकसान कंपनी के एडवर्टाइजिंग राजस्व में होगा, क्योंकि एक्स पर कई बड़ी कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग कैंपेन पर रोक लगा दी है। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंजों पर गैर लाभकारी संगठनों के लिए धन जुटाने के नियमों में बदलाव किया है। न्यूनतम इशू आकार 1 करोड़ रुपए से कम करके 50 लाख रुपए किया गया। निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि भी 2 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष युगल फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में भारतीय जोड़ी को चीन की जोड़ी ने हराया। राजधानी दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्केट लोगो और जर्सी लॉन्च की गई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। पहले संस्करण में 1400 से अधिक प्रतिभागी 7 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दौरान स्पर्धाओं का आयोजन 3 आयोजन स्थलों पर होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द देकर न केवल पैरा एथलीटों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को बदला है, बल्कि सोच को भी बदला है। बेन स्टोक्स के बाद जो रूट ने भी इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। रूट पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए 3 मैच में खेले थे, हालांकि उन्होंने एक बार ही बल्लेबाजी की थी। इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रेडिंग विंडो में हुई अदला बदली में शहबाज अहमद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से सनराइजर्स हैदराबाद में चले गए हैं। वहीं मयंक डागर सनराइजर्स से आरसीबी में आए हैं। एनबीए के दिग्गज खिलाड़ी लीब्रोन जेम्स के गृहनगर एक्रोन ओहायो में एक म्यूजियम खोला गया है। ये म्यूजियम लीब्रोन जेम्स के शानदार करियर और उनके जीवन को समर्पित है। केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित एक प्रतियोगिता में दुनिया के फ्री स्टाइल फुटबॉल के विश्व चैंपियन का फैसला हुआ। इस प्रतियोगिता में 16 पुरुष और 16 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पोलैंड की ऑक्सका ने महिला वर्ग में और नॉर्वे के आयरलैंड ने पुरुष वर्ग में विश्व खिताब जीता। फ्रांसिस्को कैमरदा सेरी आ के इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांसिस्को ने 15 साल 260 दिन की आयु में एसी मिलान के लिए मैच खेला और इतिहास रचा। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व मैनेजर टेरी वेनबल्स का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। वे बार्सिलोना, टॉटनहैम और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैनेजर रहे थे। ईपीएल में एक रोमांचक मुकाबले में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को 1-1 से ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इस ड्रॉ के बाद मैन सिटी लीग में दूसरे और लिवरपूल तीसरे स्थान पर बना हुआ है। आर्सेनल ने ईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड को 1-0 से हराकर लीग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आर्सेनल ने मैन सिटी पर 1 अंक की बढ़त बनाते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में न्यूकासल यूनाइटेड ने चेल्सी को 4-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ न्यूकासल लीग में 6ठे स्थान पर आ गई है, वहीं चेल्सी 10वें स्थान पर बनी हुई है। ला लीगा में बार्सिलोना ने रायो वोल्केनो के खिलाफ मुकाबले को 1-1 से ड्रॉ कराने में सफलता पाई। इस ड्रॉ के बाद बार्सिलोना लीग में 4थे स्थान पर खिसक गई है। आयरलैंड की मुक्केबाज केटी टेलर ने ब्रिटेन की शैंटेल कैमरून को मात देकर डबलिन में आयोजित फाइट में लाइट वेल्टर वेट खिताब जीता है और इस जीत के साथ केटी ने अपने करियर की एकमात्र हार का भी बदला ले लिया। नई दिल्ली स्थित कथक केंद्र के 23वें दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव उमा नंदूरी ने विद्यार्थियों को प्रदान किए प्रशस्ति पत्र।
इस मौके पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने कथक नृत्य के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। उमा नंदूरी ने विद्यार्थियों को नृत्य के साथ ही इसके अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देने को कहा। इफ्फी में हो रहा है फिल्मों का गाला प्रीमियर। मिस्ट्री थ्रिलर राउतू की बेली फिल्म का हुआ गाला प्रीमियर। मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म में दमदार किरदार में आएंगे नजर। ऋतिक रोशन और दक्षिण भारतीय स्टार जूनियर एनटीआर के बीच आने वाली फिल्म वॉर 2 में होगा मेगा एक्शन सीन। मनोज वाजपेयी की सबसे एक्साइटिंग फिल्म जोरम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यशराज फिल्म्स ने अपनी तीसरी वेब सीरीज अक्का का ऐलान कर दिया है। अभिनेत्री आलिया भट्ट भारत के सबसे बड़े पर्यावरण फिल्म महोत्सव ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बन गई हैं। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 ने 259 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जी सिनेमा पर होगा। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान करण जौहर की फिल्म द बुल में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। तेलुगु स्टार नानी एक पारिवारिक ड्रामा के साथ बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। उनकी आगामी फिल्म हाय पापा का ट्रेलर रिलीज। दिल्ली में एनिमल का ट्रेलर लॉन्च करने के बाद फिल्म की टीम ने मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में इसका ऑडियो लॉन्च किया। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।